Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. इंसान खुद को चाहे दिल से न बोले, पर उसका पेट हर रोज आदतों का फैसला सुनाता है। हर प्लेट, हर सिप, हर टाइमिंग या तो सेहत बनाती है या धीरे धीरे एक ऐसा दुश्मन पैदा करती है जो चुपके से आता है और वक्त से पहले ले जाता है। स्टमक कैंसर। आज इस खामोश कातिल को समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर शबी अहमद के साथ। गैस्ट्रो में आता क्या क्या है? पेट की सर्जरी और हायर एंड की खाने की नली से लेकर के पूरा स्टमक, इंटेस्टाइन, बड़ी आँत, छोटी आँत। सिर्फ आपने किडनी छोड़ी हाँ, बस। हाँ, किडनी और हार्ट कह लीजिए, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिस, वो अलग स्पेशल, यूरोलॉजी अलग स्पेशलिटी। तो ये पेट का कैंसर असल में होता क्या है? कैंसर कहीं का भी, कैंसर उसको कहते हैं कि जैसे एक सेल नॉर्मली हम लोग का ग्रो करता है और हम बॉडी में एक्यूमुलेट हो चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं, ये अनरेगुलेटेड हो जाता है, मतलब ऑटो किसी वजह से डिसकंटिन्यू हो जाती हाँ, ऑटो रेगुलेशन। जी। ये सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती हैं। 40-50 के उम्र में एसिडिटी की सिम्टम शुरू हो जाए तो उसका चेकअप बहुत ज़रूरी है। कैंसर तकरीबन 17 लाख न्यू केसेस ऑल ओवर इंडिया डेवलप होते हैं और वज़न घटना, ये सिम्टम आने लगता है और मरीज समझता गैस है। डॉक्टर शबी को कौन नहीं जानता। इलाहाबाद के बहुत मशहूर डॉक्टर आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका डिपार्टमेंट जो मेडिकल कॉलेज में है, तो मेडिकल कॉलेज में आप गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के डीन हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। नहीं जी। मैं बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, जनरल सर्जरी में अभी तक सभी डिपार्टमेंट थे, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक, सारे डिपार्टमेंट थे। मैं उसका हेड 2014 से जी 2024 के लगभग रहा, ऑलमोस्ट 10 इयर्स। और उस बीच में मेरी स्पेशलिटी गैस्ट्रो सर्जरी है। मैंने ट्रेनिंग लिया है संजय गांधी से आफ्टर एमएस, और 2000 छोड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया थ्रू यूपीएससी एंड और थ्रू यूपीएससी। हम लोग का सिलेक्शन होता है बाकायदा। और आपको ये बता दें कि आई वॉज टॉपर इन यूपी। ओके हाँ, माशाल्लाह। मैं फर्स्ट पोजीशन पर था मेरिट लिस्ट में यूपीएससी में। हाँ, इलाहाबाद ज्वाइन किया मैंने। उस वक्त से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसलिए हमारी ज़्यादा मेरा काम गैस्ट्रो सर्जरी या जीआई सर्जरी का ही है, तो उसका नाम सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पर है। और ज़्यादातर केसेज आई वॉज द फर्स्ट गैस्ट्रो सर्जन ऑफ द सिटी। शहर में मैं पहला गैस्ट्रो सर्जन था। तो गैस्ट्रो में आता क्या क्या है? इसमें बेसिकली ये एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच बनी है जनरल सर्जरी से, जहाँ पर ये हुआ कि जो पेट की सर्जरी और हायर एंड और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि खाने की नली से लेकर के पूरा स्टमक, इंटेस्टिन, बड़ी आँत, छोटी आँत, उसके साथ जो पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर और लिवर और उसके पित्त की नली की सर्जरी। हाँ, तो पेट का बेसिकली ये सर्जरी रिस्ट्रिक्टेड होता है। सिर्फ आपने किडनी छोड़ी बस। हाँ, किडनी और हार्ट कह लीजिए, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिस, वो अलग स्पेशल, यूरोलॉजी अलग स्पेशलिटी हो जाता है। तो लीवर से लेके स्टमक। तो बेसिकली मैंने गैस्ट्रो सर्जरी इलाहाबाद में शुरू किया जी। और बहुत से सर्जन नहीं जानते थे कि ये गैस्ट्रो सर्जरी क्या है। और बहुत से लोग ये सवाल करते थे शुरू में कि ये क्या चीज़ है, ये तो आम सर्जन सब करते हैं। लेकिन होता ये है कि जब वो गैस्ट्रो सर्जरी उस वक्त रोल आता है, जैसे हमारे प्रोफेसर ने, डॉक्टर कौशिक ने बताया, उस वक्त हेड थे संजय गांधी में गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट के, कि जहाँ पे जनरल सर्जरी ख़त्म होता है वहाँ से गैस्ट्रो सर्जन शुरू होता है। ये समझ लीजिए। जनरल सर्जरी के बाद। हाँ, जनरल सर्जरी का मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, अच्छा। जैसे गॉल ब्लैडर ऑपरेशन बहुत कॉमन, पित्त की नली कट गई, अब ये मरीज रेफ़र होता है, शहर में नहीं होता था। फिर जब मैं आया तो मैंने ये शुरू किया, जो हिपैटिकोजिनोस्टमी कहलाता है, पीजीआई रेफ़र होता था। पैंक्रियास के कैंसर की सर्जरी शुरू किया यहाँ पर। शुरू में दिक्कतें होती थी लेकिन सक्सेसफुल रहा सारे केसेस। पेट के कैंसर, रेक्टम, कोलन के कैंसर, तो ये सब चीज़ें अक्सर यहाँ पे नहीं था। अब बात कर रहे हैं 2014 4-5 के अराउंड, हाँ 10 के अराउंड। तो ये पेट का कैंसर असल में होता क्या है? ये शुरू कैसे होता है और कैसे बढ़ता जाता है? थोड़ा सा आपको इस पे हाईलाइट कर दें कि इंडिया में कैंसर बर्डन बढ़ क्यों रहा है। और कैंसर, आप ये समझें कि हर साल कैंसर तकरीबन 17 लाख न्यू केसेस ऑल ओवर इंडिया डेवलप होते हैं। ये रिपोर्टेड 1.7 मिलियन न्यू केसेस, जो हमारी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री है
इंडिया में नेशनल कैंसर, जहाँ पे कैंसर केसेस को रजिस्टर किया जाता है। था जी। आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे कि इन नॉर्थ इंडिया में कमला नेहरू कैंसर रजिस्ट्री का एक सेंटर है। दैट इज बिग अचीवमेंट, जो कि 4-5 साल पहले शायद शुरू हुआ है। उसके पहले से भी यहाँ रीजनल कैंसर सेंटर है, लेकिन रजिस्ट्री जो जहाँ पे डॉक्यूमेंट होते हैं कैंसर केसेस, वो अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है कमला नेहरू में। ओके। और इसका जो कैंसर बढ़ने का जो वजह है, वो सबसे बड़ा वजह है तंबाकू का जो सेवन बढ़ने लगा है। पहले ये कि कैंसर होता क्या है ये? ख़ास तौर से जो रंग और ये सब स्पाइसेस जो मिलावटी वाले मिलाते हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह है कैंसर को बढ़ाने में। पेट का अच्छा, कैंसर। कैंसर ये बता पेट दें कि का कैंसर कैंसर। कहीं का भी, कैंसर उसको कहते हैं कि जैसे एक सेल नॉर्मली हम लोग का ग्रो करता है और हम बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया। चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। जी। नॉर्मली हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे बच्चा बढ़ता है, उसके सेल्स बढ़ते रहते हैं, सेल्स ग्रो करते हैं। ये सब जेनेटिकली एक बना हुआ है, एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है जेनेटिक कोड में, कि बाल का रंग क्या होगा, आँख का रंग क्या होगा, कितने हाइट होगी, सब कुछ ये जेनेटिक कोड में एम्बेडेड है। कैंसर में क्या होता है कि ये जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, ये अनरेगुलेटेड हो जाता है। अच्छा, बायोप्सी एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग बहुत घबराते हैं। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कंसेप्ट कैसे ख़त्म किया जाए कि लोहा लग जाएगा तो फैल जाएगा। जी। ये अजीब टाइप का एक फैला हुआ सोसाइटी में है कि पढ़े लिखों में भी है, इवन एजुकेटेड जी पीपल, जी, मतलब ऑटो किसी वजह से डिसकंटिन्यू हो जाती। किस, हाँ, ऑटो रेगुलेशन। जी। अब जैसे कुछ जीन्स है जिनका नाम मैं बता दूं, P53, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी ये कैंसर को गलत ढंग से बढ़ने नहीं देगा। कभी कभी इसकी कमी हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगा, तो सेल ग्रो करने लगता है। अब सेल किस जगह का ग्रो किया, यानी सपोजिंग गॉल ब्लैडर का ले लीजिए। गॉल ब्लैडर में जो कैंसर सेल्स की लाइनिंग है, वो सेल जब अनकंट्रोल्ड ग्रो करने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, तो वो क्या होता है कि एक तरह समझ लीजिए जैसे बिगड़ गया कोई चीज़। अब वो अपने आप जो बॉडी का न्यूट्रिशन है वो ले करके और वो बुरी तरह से फैलने लगता है, और वो सब बना लेता है, यानी ब्लड वेसल्स भी बन जाएंगे, ग्रोथ हार्मोन भी बन जाएंगे, और वो ग्रो करेगा। अब ये अनरेगुलेटेड ग्रोथ जो है, तो नॉर्मल एरिया और नॉर्मल चीज़ों को दबा देगा। और यही नहीं, फिर इसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक से फैलता है और दूसरी जगह, और जहाँ जाएगा वहाँ पे बढ़ने के हिसाब से वो सिम्टम्स देने लगता है, और बॉडी का धीरे धीरे न्यूट्रिशन ख़त्म करता है। तो इसीलिए कैंसर बहुत डेंजरस है, और इसके बाद वही होता है कि फिर मरीज़ मर जाता है। तो मतलब इंडिया में कैंसर आपने बताया कि 17 लाख पर ईयर रजिस्टर हो रहे हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड भी डेफिनेटली होंगे। तो क्या अपनी लाइफ स्टाइल से इसे हम इनवाइट कर रहे हैं? ये जैसे मैंने बताया 2-3 वजह है जो ख़ास तौर से रिकॉर्डेड जी। एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन अब थोड़ी थोड़ी एज हो रही है, यानी होता है मतलब आप समझ रहे हैं ना, एजिंग पॉपुलेशन, एज के हिसाब से कैंसर रेट थोड़ा बढ़ेगा। दूसरा ये कि तंबाकू, सिगरेट, इसमें और ये अल्कोहल, इसका सेवन, पॉल्यूशन, फिर कुछ मेटल्स और जिसकी मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। जैसे एक बहुत बड़ा कॉमन आपको बता दें जिससे कि पेट का कैंसर रिलेटेड है। आप हलवाई के यहाँ जाते हैं मिठाई खाने, या किसी भी ढाबे, किसी भी दुकान पर, पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा बड़ा कॉमन है। इसमें ये क्या होता है कि ये जो तेल होता है, इसको ये बार बार वही तेल यूज़ करता है। जब ये एक बार तेल, फ्रेश तेल में एक बार उसने बनाया, उसके बाद फिर उसी को यूज़ किया, फिर उसी को यूज़ किया, उसमें थोड़ा सा उसमें ऐड किया, और फिर ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है। हो जाता होगा। होता ये है कि इसमें कुछ कंपाउंड बनते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसामीन्स एंड नाइट्रोजन बाय प्रोडक्ट्स। ये कैंसर बढ़ाने में, आप समझिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब डाइजेस्टेबल नहीं है ये डाइजेस्टेबल नहीं है। जब ये पेट में जाता है तो ये वहाँ की सेल्स को ख़राब करता है, और ये बड़ा कॉमन है। तो आप ऐसे समझिए। तो इस तरह से खान पान जो मिलावट है, न्यूट्रिशन, खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है, ये सब धीरे धीरे वजह बनती जा रही है कि इंडिया में क्यों कैंसर रेट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, क्या मतलब सच में ये जो स्टमक कैंसर साइलेंट किलर की तरह से है, जो एसिडिटी के रूप में एक तरह से मास्क होकर चलता रहता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम आ जाते हैं इस बात पर कि स्टमक कैंसर, स्टमक मतलब अमाशय, अमाशय का या स्टमक के कैंसर जो है, इसका थोड़ा सा मैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स बता दूं कि ये कैंसर अभी इंडिया में उतना नहीं है, जैसे जापान, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा है।
इंडिया में भी ये है कि नॉर्थ और साउथ डिवाइड है। साउथ इंडिया में स्टमक कैंसर कहीं कॉमन है नॉर्थ इंडिया से। क्यों, कैसे, ये एग्जैक्ट वजह तो बताना मुश्किल है। कुछ खाने पीने की वजह है, कुछ और चीज़ें हैं। जैसे कश्मीर, जैसे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, कम है वहाँ, उधर जो हिली रीजन्स हैं वहाँ ज़्यादा है। हाँ, कश्मीर ये में ज़्यादा है। पॉकेट्स हैं अच्छा। कैंसर के। और साउथ इंडिया में जैसे चेन्नई के रजिस्ट्री से जो रिपोर्ट हुआ था, मैक्सिमम केसेस उस एरिया में आए थे साउथ इंडिया के। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये साइलेंट किलर है। क्यों? क्योंकि स्टमक कैंसर कई तरह से प्रेजेंट होता है और उसमें जो सबसे कॉमन तरीका है अब जो मरीज़ आता है वो है कि मरीज़ को सिर्फ वीकनेस, एसिडिटी और वज़न घटना, ये सिम्टम आने लगता है और मरीज़ समझता गैस है। हाँ, वो गैस की दवा खाने लगता है। तो इसीलिए कोई भी सर्जन या डॉक्टर होता है तो अगर न्यूली ऑनसेट डिस्पेप्सिया, जिसको टर्म यूज्ड है, कि अगर किसी को 40-50 के उम्र में एसिडिटी की सिम्टम शुरू हो जाए तो उसका चेकअप बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यस, स्टमक इधर। और दूसरी चीज़ बता, जब इलाज के लिए आते हैं ये मरीज़ तो अक्सर इसमें ये पाया गया कि एडवांस डिजीज़ में आते हैं। मतलब रेशियो ये समझिए कि 10 मरीज़ अगर मैंने ऑपरेट करने के लिए लिया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और यही डेटा भी है, तो उसमें से 2 ही रिसेक्टेबल निकल पाते हैं जिनका एक्चुअल ऑपरेशन हो जाए। 8 फैले हुए किसी न किसी तरीके से मिलते हैं, ये रेशियो। तो इसीलिए इलाज लेट स्टेज में आते हैं हमारे इंडिया में। अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस बहुत कम है। क्यों कम है अवेयरनेस? कम इसलिए है कि वही जैसा आपने बताया कि वो एसिडिटी हुई, गए और दवा ले लिया, ओवर द काउंटर मिलता है जी। पेंटासिड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो दे देंगे, ओमेज ले लो, वो खा के दबाए रहते हैं। तो अगर कैंसर हुआ तो वो बढ़ सकता है। तो इग्नोर, मतलब ये इनिशियल स्टेज में कैसे महसूस होता है कि हाँ, इनिशियल स्टेज में लाइट सा डिस्कम्फर्ट होगा या कैंसर? इसका प्रेजेंटेशन एक्चुअली कई तरीके से। एक तो ये गांठ पकड़ लेता है पेट में, दूसरा ये होता है कि खून कम होने लगता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लीडिंग बड़ी कॉमन है। जब ये कैंसर शुरुआत होती है तो बहुत हल्की माइन्यूट ब्लीडिंग जो डिटेक्ट नहीं होती, उसको हम बोलते हैं ऑकल्ट ब्लीडिंग, वो होने लगता है। बहुत लेट स्टेज में जाके मरीज़ को अवेयरनेस होती है, जिसके अंदर ये होता है कि अब खाना नहीं खा पा रहा है, उल्टी कर दे रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ब्लीडिंग मुंह से होने लग रही है। ये लेट सिम्टम्स हैं, इसीलिए साइलेंट किलर है। इनिशियल सिस्टम है, इनिशियल में पता ही नहीं चल रहा। अब मरीज़ अगर अवेयर नहीं है, चेकअप नहीं करवा रहा, स्पेशली जो 40-50 की एज के ग्रुप वाले हैं और वो अपना चेकअप नहीं करा रहे हैं शुरू में, तो उनको ज़्यादा रिस्क होता है स्टमक कैंसर बनने का। अच्छा, तो मतलब क्या वो सिम्टम जो हम रोज़मर्रा की स्ट्रेस समझकर इग्नोर करते हैं, जैसे आपने ब्लॉटिंग या इंडाइजेशन या जो था एपिटाइट लॉस हो गया, तो ये सब एक्चुअली रेड फ्लैग हो सकते हैं इसके लिए? वेरी करेक्ट, रेड फ्लैग है, लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। वी इग्नोर देम। भूख नहीं लग रही है, वज़न घट रहा है धीरे धीरे, कभी मोशन काला हो गया, अरे आज कुछ खा लिया होगा इसलिए काला होगा, हल्की फुल्की ब्लीडिंग, अरे ठीक है, पाइल्स हो गया। एक तो ये पाइल्स वाला मर्ज, कुछ भी हो जाए पाइल्स हो गया। कितना मैंने मरीजों को देखा कि उनको रेक्टम का कैंसर, कोलन का कैंसर, स्टमक का कैंसर, अब पाइल का इलाज हो रहा है। कितने मरीजों को ऑपरेट किया है, जब फाइनली चेकअप करते हैं तब बताते हैं तो अक्सर वो घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर एक ये एक्सेप्टेंस नहीं है, एजुकेशन पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं, उसकी वजह से जो है तो ये लेट होता जाता है। अगर आप कहिए तो एक दो टाइम हो तो एग्जाम्पल्स बताऊँ रियल जी। जैसे एक एक्स पेशेंट मेरे पास है, ये रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, कि पाइल्स की बीमारी है। मैंने उनको एग्जामिन किया, मतलब उसी ने डायग्नोज कर लिया था? हाँ, मरीज खुद ही से, ज़्यादातर मरीज यही बताता है साहब पाइल्स की बीमारी हो गई, एसिडिटी है, गैस की बीमारी। एक तो हिंदुस्तान में गैस की बीमारी बहुत कॉमन है, हर आदमी को गैस की बीमारी, कुछ भी कसार में दर्द गैस, हार्ट अटैक गैस, तो गैस की बीमारी। तो उसके अंदर वो बोले कि गैस पाइल्स की बीमारी है। मैंने कहा चलिए एग्जामिन कर लेते। एग्जामिन किया मैंने, उनको गांठ थी, मलद्वार में गांठ। अब आप ये समझिए सुनने को नहीं तैयार थे। तो बोले ठीक है डॉक्टर साहब। मैंने कहा जांच करा लीजिए, चले गए मेरे पास से। उसके बाद होम्योपैथी शुरू किया, 6 महीना होम्योपैथी किया। फिर बीच में चूँकि जानने वाले थे तो देखते रहे। फिर उन्होंने कुछ और इलाज ऐसे ही किया, क्वैक वाला।
अब साल भर बाद जब मिले वो, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले भाई उनको तो ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, जब ले गए वहाँ पर तो उनका कैंसर बढ़ चुका था, लाइलाज हो चुका था, और साल भर के बाद दैट पर्सन डाइड। अब आप सोच लीजिए, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ। टेस्ट कौन लोग से होने मानते ही चाहिए? नहीं है, इग्नोर कर देते। इसके अंदर टेस्ट देखिए, स्टमक कैंसर के लिए सबसे जो अहम और सबसे कॉमन टेस्ट है दैट इज़ एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी से लोग बहुत डरते हैं। हाँ एग्जैक्टली एंडोस्कोपी से नाम ले लो तो आधे लोग हाथ जोड़ लेते हैं, जी। पता नहीं क्यों। जबकि एंडोस्कोपी आजकल इतने एफिशिएंटली हो रहे हैं, और फॉर्चुनेटली इलाहाबाद आप बता दें कि यहाँ पे कम से कम आधा दर्जन एंडोस्कोपिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मौजूद हैं शहर में, और तकलीफ बहुत दे तो है आसानी ना? से होता है। नहीं, इसके अंदर जो करते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं, पेशेंट को बस कोऑपरेट करना होता है। 10 मिनट के से ज़्यादा का टेस्ट नहीं है। हाँ, 10 मिनट तो लगता है। सिंपल एक ट्यूब मुंह के रास्ते डालते हैं, और विद इन 5 to 10 मिनट्स इट इज़ कंप्लीट। अब तो एनेस्थीसिया में भी एंडोस्कोपी हो जाता है कि ठीक है, थोड़ा सा माइल्ड सेडेशन एनेस्थीसिया दे करके, बट एंडोस्कोपी इज मस्ट। दिस एंडोस्कोपी शुड बी डन। ऑल न्यूआंसेड डिस्पेप्सिया, हर जगह जहाँ ब्लीडिंग का शक है, हर जगह जब मरीज़ का वज़न घट रहा है बिना किसी वजह के, मतलब वो खा भी रहा है, सब कर रहा है, वज़न घटा जा रहा है, भूख नहीं लग रही है उसको। भूख नहीं लग रही है, ये बहुत सटल और साइलेंट सिम्टम्स हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो और स्पेशली 1-2 दिन का नहीं बात कर रहे हैं, अगर ये मान लीजिए 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे चले, तब 2-4 दिन वाला नहीं हाँ, कि 2-4 दिन हफ्ते वाला भर में normal। परेशान हो गए, नहीं। अगर ये परसिस्ट करेगा तब तो अलर्ट मोड में कब आ जाना चाहिए? अलर्ट मोड में उसी वक्त आ जाना चाहिए कि अगर आपका वजन 3 महीने के अंदर 10% घट जाए, 3 महीने के अंदर, सपोजिंग कोई 60 किलो का है, 6 किलो 3 महीने में घट गया, तो वो अलर्ट मोड में आ जाए। 10%। 10%, यही इस डेफिनेशन है। जी। तो क्या मतलब परसिस्टेंट जो होती है एसिडिटी, तो विस्पा है ये? यस, जैसे हो मैंने सकता है। बताया, सबसे बड़ा जो उम्र है 4th 5th डेकेड के आगे, अगर डिस्पेप्सिया है और या शुरू हुआ है, ऐसे लोगों का एंडोस्कोपी मस्ट है, एंडोस्कोपी होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कि लाइफ स्टाइल में, तो कौन से खाने सबसे ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचाते हैं? स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, या प्रोसेस्ड फूड, क्या? सबसे वर्स्ट है प्रोसेस्ड फूड। पूरी दुनिया में रिसर्च में ये आ गया है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, मतलब कैंड फूड, ये सबसे ख़राब है। जैसे अभी हमने बात किया कि कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ में इसको खाने से रिलेट किया गया है। स्पेशली जैसे कुछ खाना सॉल्टेड फिश, ड्राइड फिश एंड मीट, और जो ये बार बार पका हुआ तेल जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत हानिकारक है। उसके बाद हॉट स्पाइसी खाना और एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ये खाने में एच पाइलोरी ये कॉज कर क्या सकता होता है। है? ये एक तरह का बैक्टीरिया है एच पाइलोरी, जो कि पाया गया था एक तरह से, 2 स्टूडेंट्स ने इसको ढूंढा था बैक्टीरिया, पहले ये मालूम ही नहीं था कि ये स्टमक में होता है, बड़ा कॉमन है। और इंडिया में इसका नाम है एच पाइलोरी, रॉड शेप का बैक्टीरिया, छोटा छोटा, जो स्टमक की लाइनिंग के अंदर रहता है, और बड़ा कॉमन है। 50 से 60% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है इससे, चाहे सिम्टम हो चाहे ना हो। इसमें जो है ये इन्फेक्शन एक दूसरे से, खाने पीने से, टच करने से, मुंह के ज़रिए जाता है। अच्छा, एक दूसरे के भी फैमिली में स्प्रेड हो सकता है, वो होता है। ऐसा कोई उसका सिम्टम होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में, सब में सिम्टम नहीं होता, ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होते हैं। वो पड़ा रहता है अपना, बस फैलता रहता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन अराउंड 40% जिनको अल्सर होगा, ब्लीडिंग होगी, और स्टमक कैंसर से भी बहुत तगड़ा एसोसिएशन है। ये इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है, अगर आप जी बताएं। प्लीज। कंट्रोवर्सी ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड एच पाइलोरी इज़ हाईली एसोसिएटेड विद कैंसर, लेकिन इंडिया में ये बड़ा वो है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, कि एच पाइलोरी कॉज कैंसर आर लेस। अब समहाउ ये वजह किसी को नहीं मालूम, नहीं, इसलिए होगा, लेकिन है एसोसिएशन। 60% लोग इन्फेक्टेड रहते हैं, हाँ, हालांकि वो डिसीज़ का शिकार नहीं है, फिर भी रहते हैं। तो अच्छा, तो जो जैसे फास्ट फूड में ले, चिकन्स वगैरह जो लेते हैं, वो साल भर पहले, 6 महीने पहले डीप फ्रीज़र में रखा रहता है। हाँ, वही जो डीप, जो फ्रीज़र में रखा हुआ है, जो
वो जो फ्रोजन आइटम और स्पेशली सॉल्टेड आइटम, Salted, अक्सर इनको ये सॉल्ट लगा करके होता है। ब्राइन हाँ, में हाँ। और सॉल्टेड रखा जाता है। तो ड्राइड सॉल्टेड चिकन, फिश, कितने मीट, ब्रांड ये हैं, सब गड़बड़ में है। इसी तरह होता है। अब 6 ये महीने किस पहले तरीके से, आप हाँ, तो साल ये में बात, ये तो ठीक नहीं है। फ्रेश खाना चाहिए और तो खाने बाहर का में, खाना ही बंद हो गया फिर तो फिर सबका। हाँ, एक तरह से यही समझिए कि अच्छा यहाँ पे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है फूड एंड न्यूट्रिशन पर। जी जी। यहाँ पे आए दिन पकड़े जाते हैं, और ये ख़ास तौर से जो रंग और ये सब स्पाइसेस जो मिलावटी वाले मिलाते हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह है कैंसर को बढ़ाने में। सुपर फूड्स जैसे हल्दी, गार्लिक, दही और फाइबर रिच फूड्स, तो ये सच में शील्ड बन सकते हैं। और इंडिया में जैसे चीविंग और टोबैको और जर्दा और खैनी, इसका काफ़ी चलन है, तो डायरेक्टली स्टमक पर ये कैसे असर करती है? हाँ, तंबाकू को बहुत बड़ा एसोसिएशन है, बहुत बड़ा। स्मोकिंग, धुआं खाली फेफड़े में नहीं जाता है, पेट में भी जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। धुआं सिर्फ फेफड़े में नहीं जाता, जब स्मोक करते हैं पेट में मतलब भी जाता सिगरेट है। और सिगरेट और ये सिगार, और जो सेकेंडरी स्मोकर भी है, यानी अगर एक आदमी हाँ, स्मोक सामने कर रहा है, हम उसके हैं। बगल में जी। जो बैठा है वो सेकेंडरी स्मोकर हो गया। जी। अब तो टर्शियरी स्मोकर भी, कि कोई स्मोक करके चला गया तो जो पर्दे और जो गद्दे और जो वो है उससे भी निकलता रहता है कुछ देर तक निकोटीन, उसको टर्शियरी स्मोकर बोलते हैं। तो स्मोक का बहुत है। तंबाकू एसोसिएटेड कैंसर बहुत ही स्ट्रांग एसोसिएशन है, प्रूवन वर्ल्ड ओवर कि यस, इससे कैंसर बढ़ता है। और खाली पेट का नहीं, मुंह का कैंसर जो हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 किलर है, वो मुंह का कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, लंग का कैंसर, ये सब नंबर 1 किलर इन इंडिया। और फेफड़ों के बाद स्टमक में कैसे? स्टमक में तंबाकू का जो रोल है वो वही है कि ये जा करके फिर स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है, वहाँ पे सेल्स को, उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डिवाइड करना है और कैंसर का रूप ले लेता है। ओके। तो अल्कोहल स्मोकिंग का अल्कोहल स्मोकिंग कॉम्बिनेशन डबल हो जाता है, 1+1 जो है 11 हो जाता है। हाँ हाँ। और एच पेलोरी इन्फेक्शन जो है, आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? आम आदमी के लिए इसका यही मतलब, सबसे पहले हेल्दी लाइफ स्टाइल करें। जी। हेल्दी लाइफ स्टाइल है मतलब कि आप हमेशा फ्रेश ताज़ा खाना खाएं, फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है वो भी किसी मिलावट से और फॉल्स तरीके से पकाया हुआ ना हो। आजकल तो तरह तरह तरीक़ों से फलों को पका देते हैं, वो भी बहुत नुकसानदेह है, हानिकारक है। और हेल्दी लाइफस्टाइल में डेली एक्टिविटी, एक्सरसाइज और खाना बड़ा रेगुलेटेड होना चाहिए। फास्ट फूड को बैन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और ये भी आपको बता दें कि फास्ट फूड को लोग ये कंसेप्ट है कि खाली चाउमीन, बर्गर फास्ट फूड, ऐसा नहीं है। फास्ट फूड में आपका ब्रेड पकौड़ा, समोसा, पकौड़ी, ये भी आता है। बेकरी आइटम्स नहीं, ये जो हमारा फ्राइड आइटम्स, ओके, ये भी है। जो स्ट्रीट फूड दे रहे हैं ये भी फास्ट फूड का पार्ट ये है। मल्टीपल लोग इसको सोचते हैं कि ये इंडियन ओरिजिन, इंडियन फूड है तो ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। वो भी वैसे ही ऑयल में पक रहा है, उसमें भी स्पाइसेस डाल रहे हैं, वैसे जो मिलावट वाले हैं, रंग डाल रहे हैं, नॉन एडिबल रंग, तो इसलिए वो भी फास्ट फूड में है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए, घर में खाइए। जी। तो अल्सर और कैंसर एक ही प्रोग्रेशन का हिस्सा है? नहीं, जैसे आपको बता दें, अल्सर 2 जगह होता है, एक स्टमक में होता है, एक ड्यूडेनम में होता है। ड्यूडेनम अल्सर का कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन जो पेट का अल्सर है उसका बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन है कैंसर में। तो पेट के कैंसर में ये हो सकता है कि अल्सर आगे चलकर कैंसर में बदल जाए, ये एसोसिएशन है। अल्सर मतलब होता है कि कहीं पर अल्सर मतलब हो गया कि स्टमक के अंदर लाइनिंग कट जाने या हट जाने से घाव बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग और बाकी और सिम्टम, दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है, भूख नहीं लगती है, खाना खाने में दिक्कत, खाना खाने से दर्द होने लगता है पेट में। तो अल्सर और कैंसर पेट के लिए, स्टमक गैस्ट्रिक अल्सर स्ट्रांगली एसोसिएटेड है गैस्ट्रिक कैंसर से। हालांकि ये घाव है और वो है एक्यूमुलेशन। अब वो क्या है कि जैसे घाव हुआ तो ऐसे समझिए कि जैसे एक अल्सर या जैसे कोई चोट लगी, कट गया स्किन में। अब अगर यही स्किन का हिस्सा तेजी से अपने आप बढ़ने लगे जी, तो वो कैंसर हो जाता है जी। तो वो अब क्या है, वो अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगी, तो अब वो कहाँ बढ़ेगा, किधर भी बढ़ लेगा, यानी स्टमक के वॉल तोड़ते हुए बाहर भी चला जाएगा,
पीछे भी चला जाएगा, कहीं का भी पैंक्रियास में भी जा चला जाएगा। फिर ब्लड वेसल्स और एक लिम्फेटिक एक और तरह के वेसल होते हैं, सफ़ेद वेसल कह लीजिए, इससे फैल के बॉडी के दूसरे हिस्से में चला जाता है। वो कहीं भी अकुमुलेट हुआ वहाँ और कैंसर जहाँ भी जाएगा। अकुमुलेट होगा वहाँ पे ये ग्रो करने लगता है। फिर वहाँ का तो पेशेंट का न्यूट्रिशन ख़त्म होने लगता है, भूख मर जाती है। तो एक होता है कैंसर कैकेक्सिया, यानी ये हुआ कि जब कैंसर फैल जाता है तो वो मरीज ना खा पाता है, ना उसको भूख लगती है, अब वो वज़न तेज़ी से घटने लगता है, तो वैसे ही वो कमज़ोर होने लगता है जी। और फिर उसके बाद जो है तो वो लास्ट स्टेज में चला जाता तो है। जब पेशेंट डाउट करे तो पहला स्टेप, लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? लॉजिकल स्टेप डाउट, कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। अच्छा, एक अच्छे गैस्ट्रो डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, और आपके अगर अलावा- कहे एंडोस्कोपी के लिए तो मान के उसको एंडोस्कोपी करा ले। 10 उसका मिनट से कोई side घबराए effect नहीं नहीं, है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी। जितना घबराते हैं उससे ज़्यादा उसमें दिक्कत होने लगती है। तो लोग डरते क्यों हैं इंडोस्कोपी से? डरते हैं कि एक वहम फैला हुआ है कि मुंह में एक नली डाल देते हैं और उससे चोकिंग होगी और ये होगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ मैं कहूँगा वहम है, डर हटा देना चाहिए। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो अगर टाइमली हो जाएं तो फिर ये ज़िंदगी बदल सकती है इस मामले में? इसमें सबसे पहला खाने पीने का तरीका, लाइफ स्टाइल नंबर 1 सबसे बड़ा यही है। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि अगर उसको भी जोड़ दें, और बल्कि मैं सबसे पहले पे रखूँगा कि धूम्रपान, तंबाकू, शराब बंद कर दिया जाए। ओकेजनल चलिए ठीक है, लेकिन ये रेगुलर और ये चीज़ कैंसर को बढ़ावा देगी ही देगी। तो आपने बताई 3 चीज़ें कि एक तो सबसे पहले ये जो स्मोकिंग है वो ख़त्म हो, तंबाकू का सेवन ये ख़त्म करें या मिनिमाइज़ कर दें जितना हो सके। हाँ, मिनिमाइज़ वैसे होता नहीं है, ख़त्म ही करना खत्म पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये लाइफस्टाइल में चेंज लाइफस्टाइल। करें, खाने अच्छे खाएं और ये फास्ट फूड से दूरी बनाएं। बिल्कुल। और तीसरी बात, तीसरा ये है कि अगर सिम्टम हो जी, तो आप डॉक्टर की बात मान लें, और एंडोस्कोपी कहें तो करवा लीजिए, डरे नहीं उससे। डरे नहीं। तो आज के मेडिकल साइंस में स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट का जर्नी कैसे हाँ, होती ये है? शॉर्ट में बता देते हैं जी। कि आपको बता दें कि ये जापान में बहुत एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जापान में बहुत कॉमन हुआ स्टमक कैंसर, क्योंकि उनके भी थोड़ा खाने पीने का सी फूड्स और ये सब ड्राइड और सॉल्टेड और स्मोक्ड फूड, स्पेशली स्मोक सी फूड, स्मोक सालमन, ये सब क्या था कि उसको धुएं में पकाते थे गर्म, उससे भी वही नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स आते थे जो कि स्टमक में कैंसर करने लगे। तो उन लोगों ने एक पूरी देशव्यापी मुहिम चलाई जिसके अंदर कि कैंसर स्क्रीनिंग शुरू किया। तो वहाँ अब जो है तो बहुत अर्ली स्टेज में होता है। हमारे यहाँ कैंसर जो है लेट स्टेज में आता है, और लेट स्टेज में वो जिसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में ला इलाज हो जाता है। अब उसका इलाज संभव नहीं स्टेज 3 स्टेज 4 में। स्टेज 1 2 में जब आता है तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है, 5 ईयर सर्वाइवल अच्छा है। तो शुरुआत में जब अगर आ जाता है मरीज़ तो इसका ऑपरेशन होता है, उसको हम गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, और उसके साथ जो लिम्फ नोड होता है उसको भी निकाल देते जहाँ जहाँ पॉसिबली बढ़ सकता है, उसको रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी कहा जाता है। तो वो मैं करता हूँ, यहाँ इलाहाबाद में भी होता है और बहुत से पेशेंट्स उससे फ़ायदे में हैं। आज हमारे पास 15-15 साल पुराने कैंसर के मरीज़ फॉलोअप में हैं, अब पता नहीं लगता। तो दूसरा स्टेज में ये होता है कि फिर जब बढ़ जाता है तो फिर उसमें फिर कैंसर की दवाइयाँ चलती हैं, फिर ऑपरेशन होता है, फिर उसके बाद कैंसर की दवाइयाँ चलती हैं। तो और लास्ट स्टेज में तो फिर पैलेटिव ही कर सकते हैं, मरीज़ की तकलीफ़ दूर कर सकते हैं, और सर्वाइवल हार्डली 6 महीना एवरेज होता है। अच्छा, लास्ट स्टेज बिल्कुल 3-4 नेगेटिव बात ही हो गई है। तो इसीलिए अर्ली स्टेज में ज़्यादा फ़ायदा। तो ये हिस्ट्री एंड शॉर्ट स्टेज वाइज। सर्जरी और कीमो का भी इसमें रोल है? हाँ, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके अंदर ये पाया गया कि जो सेल्स छोटे छोटे फैल जाते हैं उसको कीमो के द्वारा उसको ख़त्म किया जा सकता है। हाँ। टारगेटेड थेरेपी एक अलग चीज़ हो गई जिसके अंदर के कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ टाइप का एक ये ड्रग समझ लीजिए जो कि हम दे सकते हैं। तो वो उन कैंसर सेल के लिए स्पेशली उस पर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं कि जब ये हम टारगेटेड थेरेपी मतलब वो उसी सेल पे जा कर के एक्शन करते हैं। लेकिन टारगेटेड थेरेपी हर चीज़ में नहीं है, जैसे बहुत सारे हम लोग रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, जैसे HER2 नाम टेक्निकल हैं, बहुत टेढ़े टेढ़े नाम है। तो बेसिकली वो सेल्स के ऊपर वो टारगेट्स अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं वो रिसेप्टर्स, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ हैं जो कि उस पर काम करती हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। दिस इज़ नॉट ए टारगेटेड थेरेपी। कीमो में जनरलाइज होता है? कीमो में जनरलाइज्ड होता है। तो जो टारगेटेड थेरेपी सेपरेट फ्रॉम की बट पार्ट ऑफ कीमो। अच्छा, और सर्जरी इसमें? सर्जरी फर्स्ट स्टेज है। सर्जरी जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अगर सर्जिकल रिसेक्ट हो गया
तो क्योर पॉसिबल है, जिसको हम कहते हैं R0 रिसेक्शन। अगर उसके अंदर सारे माइक्रोस्कोपिक तक के सेल्स आपने निकाल दिए, इसीलिए उसका थोड़ा सा बड़े एरिया में सर्जरी करते हैं, तो उसमें क्योर अच्छा होता है, 5 ईयर सर्वाइवल 60% तक होता है। रियलिस्टिक रोड मैप क्या है इसका? रियलिस्टिक रोड मैप तो यही हुआ कि अगर सिम्टम आता है, स्पेशली चौथे पाँचवें डेकेड दशक के बाद लोगों को, तो अपना एक स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। एक दो स्क्रीनिंग, बड़े आसान स्क्रीनिंग है। एक बोलते हैं कि एक वो स्टूल टेस्ट होता है, उसका नाम फीकल अकल्ट ब्लड। ओके। इससे ये टेस्टिंग हो जाती है कि जो आंखों को नहीं दिख रहा है, तो अगर थोड़ा भी ब्लड जा रहा है तो वो बहुत सिंपल टेस्टिंग, उससे एक ये फीकल अकल्ट ब्लड कराना चाहिए। स्पेलरी जो है वो मिल जाएगा उसमें? इसमें ब्लीडिंग कहीं से हो रही है ये डिटेक्ट हो जाएगा। ओके। हाँ। दूसरा ये है कि उसके नेक्स्ट उसमें आ जाए एंडोस्कोपी। रूटीन ब्लड टेस्ट से भी कुछ कुछ पता लगता है कि खून कम हो रहा है और ये चीज़ें। ओके। तो क्या मतलब टाइम पर डायग्नोज हो जाए तो पेशेंट वापस एक हेल्दी रूटीन लाइफ जी सकता है? यस, अगर हम Normal। अर्ली स्टेज में होता है तो ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो ऑपरेशन के बाद अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल कर रहे हैं। कुछ पेशेंट को आप समझिए, मैंने बाहर आउट ऑफ द कंट्री, जैसे मिडिल ईस्ट के पेशेंट आए, उनको ऑपरेट किया मैंने, और वो वापस जाके वहाँ फिर काम कर रहे हैं और फॉलोअप में वहाँ से आते हैं साल 2 साल पर एक बार। ओके, माशाल्लाह। तो क्या इंडियन सुपर फूड्स जैसे हल्दी, गार्लिक, दही और रिच फाइबर रिच फूड्स, तो ये सच में शील्ड बन सकते हैं? यस, इस पे बड़ी रिसर्च हुई। हल्दी में करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन आजकल कैप्सूल के फॉर्म में लोग बेचने लगे हैं। दवाई कंपनी ने इसको कर लिया, इसमें एंटी टर्मरिक, हाँ, उसका जो कंपोनेंट है करक्यूमिन, उसके कैप्सूल तक बिकने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये पाया गया कि हल्दी एक्चुअली एंटी कैंसर है, उसका असर आता है। तो हल्दी का जो हम लोग सेवन थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इससे ये जितने आपने नाम लिए, ये सब प्रोटेक्टिव फूड है और बिल्कुल हम लोग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और ये इसका सेवन करना चाहिए, इससे है प्रोटेक्शन। तो पहली स्टेज पर है तो हल्दी वगैरह का इस्तेमाल किया नहीं, अब कैंसर हो गया तो इलाज अच्छा, चाहिए। हो गया। ये प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं हम कि कैंसर अभी नहीं हुआ है, कि होने से रोका जाए, इसको खाने का हिस्सा बना लें इसको। हाँ, खाने का हिस्सा बना ले, तो ये प्रिवेंशन है। कैंसर अगर हो गया तो फिर ये सब नहीं काम करेगा, फिर तो ट्रीटमेंट चाहिए। जंक फूड तो आपने बताया, लेट नाइट ईटिंग और ओवर ईटिंग, ये कितना नुकसान हाँ, है? ये नुकसान ऐसे होता है ना कि देखिए, लेट नाइट ईटिंग से पेट को एक तरह से समझ लीजिए ओवर टाइम वर्क करना पड़ा, आप सो गए जी। अब वो आपको नींद आएगी। और इसमें एक प्रोसेस होता है, जब हम सोते हैं तो देयर प्रोसेस ना ऑटोफेजी, यानी जो सेल्स गड़बड़ बन जाते हैं जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो ऑटोमेटिक होता है। और आपको एक और बड़ी बात बता दें कि ये प्रोसेस जब फास्टिंग होती है, जैसे रोज़े रखते हैं जिसमें पानी की भी फास्टिंग करते हैं, 24 आवर फास्टिंग से ये जो प्रोसेस है ये बढ़ जाता है, ये ट्यूमर सेल्स हटा सकता है। तो इसीलिए खाना खा के भरे पेट पे नहीं सोना चाहिए, 3 घंटा पहले खाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग उसके बाद वॉक भी कर ले तो वो अच्छा है। ऑटोफेजिकली कुछ लोग 14 घंटे रात में हाँ, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग अलग चीज़ हो गई। मैं बता रहा हूँ 24 आवर फास्टिंग जस्ट ऑन वाटर, या इवन ड्राई फास्टिंग उसको बोलते हैं, जिसमें पानी नहीं लेते हैं। अच्छा, तो आपने कोई ऐसा केस देखा है जहाँ अर्ली डायग्नोस ने लिटरली ज़िंदगी पलट दी है? बहुत सारे केस, जैसे मैंने अभी बताया, मेरे कुछ फॉलोअप हैं जो 15 साल आज हो गए मेरे पास आ रहे हैं, जिनको मैंने आज से 15 साल पहले ऑपरेशन किया था, अर्ली स्टेज में थे, पूरा कैंसर निकल गया। पैथोलॉजी के बाद उसमें आया कि कैंसर बढ़ा नहीं था, लिमिट नहीं था, वो आज भी मेरे पास आ रहे हैं एंड दे आर गुड एंड हैविंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, नॉर्मल लाइफ स्टाइल। वेरी नाइस। तो कोई ऐसा जहाँ पेशेंट थोड़ा सा पहले आ जाता तो कहानी और हाँ, और जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने बताया, जबकि वो स्टमक नहीं था, एनल कैनाल का था, और वो नाम तो मैं नहीं आउट कर सकता हूँ, लेकिन ये बता दूँ वो यहाँ के एक अच्छे स्कूल के टीचर थे, उनके फादर का किस्सा है ये जी। और मैंने कहा भी कि आइए इसकी जांच करा दे, तो खाली अच्छा, बायोप्सी एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग बहुत घबराते हैं। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कंसेप्ट कैसे ख़त्म किया जाए कि लोहा लग जाएगा तो फैल जाएगा जी। ये अजीब टाइप का एक फैला हुआ सोसाइटी में कि पढ़े लिखों में भी है, इवन एजुकेटेड पीपल कम और कहते हैं सर बायोप्सी कैसे कराएंगे कि लोहा लगेगा तो कैंसर फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये छेड़ दिया जाएगा तो फैल जाएगा। अच्छा ये बताइए, नहीं छेड़ेंगे तो क्या होगा? तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ। डायग्नोसिस नहीं बनेगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली एंड स्टेज में आ जाएगा।
ये उसके आगे का सोच ही नहीं पाते। अब किसी ने बता दिया कि उसको छेड़ देंगे तो बढ़ जाएगा। दरअसल होता उसको ये है। छेड़ने का तरीका होता है, जी। उसका बड़ा रेगुलेटेड, वर्ल्ड पूरी दुनिया में एक तरीका बना हुआ है कि उस तरीके के हिसाब से होना है, और उसको तरीके से बायोप्सी किया जाता है। कहीं पे नीडल से करते हैं, कहीं पे माइन्यूट बायोप्सी करते हैं, कहीं पे पंच बायोप्सी करते हैं, कहीं पे एंडोस्कोपी से टुकड़ा लेते हैं। वो सब रेगुलेटेड और तरीके से है, जिससे कि ये चीज़ नहीं होता है। जहाँ पे कुछ जगहों पर है, जहाँ पे ये लगता है कि अगर हम नीडल डालेंगे तो नीडल ट्रैक में फैलेगा कैंसर, जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर में हम नहीं करते बायोप्सी। तो इसीलिए ये मिसकंसेप्शन खत्म हो जाना चाहिए। बायोप्सी इज अ सेफ प्रोसीजर। गॉल ब्लैडर को तो निकाल देते हैं पूरा। हाँ, लेकिन उसका भी कैंसर बनता है गॉल ब्लैडर का। तो आखिर में कुछ छोटे छोटे सवाल हाँ, आपसे yes. करने। अब अगली बार आपसे गैस्ट्रो के और भी हाँ, बीमारियों नहीं, के बारे में बात please, करेंगे हम लोग। बिल्कुल। आज तो कैंसर सेंट्रिक था। तो चाय या कॉफ़ी, और क्यों? देखिए, कॉफ़ी 4 cups a day prevents dementia, but coffee also has its advantage, चाय also has its advantage, but excess दोनों का नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि दोनों ही आपके टेस्ट के हिसाब से हो सकता है। कॉफ़ी के कुछ और एडवांटेज हैं, और अगर बहुत एक्सेस तो 4 cups a day इज़ इनफ। 4 कप्स काफ़ी मग होता है एक्चुअली। हाँ, तो 1 कप 1 1 मग cup, हाँ, 1 200 मग ml। हाँ 1 मग काफ़ी है। स्ट्रीट फूड, तो दिल का बुलावा या पेट का डेंजर? ये पेट का डेंजर। और बेस्ट मेडिसिन डिसिप्लिन या डॉक्टर? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द बेस्ट डॉक्टर। बेस्ट डॉक्टर। तो वर्स्ट हैबिट क्या है? लेट डिनर, स्ट्रेस ईटिंग, या स्किपिंग ब्रेकफास्ट? वर्स्ट है लेट डिनर एंड स्ट्रेस। और स्किपिंग स्किपिंग ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट नो प्रॉब्लम, गुड। अच्छा, गुड। स्किपिंग ब्रेकफास्ट गुड। ओके। हैरत की बात है ना, गुड। आप बहुत अच्छे रहेंगे। तो सुबह कुछ नहीं खाया तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। स्ट्रेस से एसिडिटी बढ़ेगी। तो अगर पेट बोल सकता तो वो आप एक आम आदमी को क्या रिक्वेस्ट करता? वो सबसे पहले कहता है कि जबान संभालो मेरे भाई, जबान कंट्रोल कर लो। हाँ। पेट अगर बोल सकता तो वो बोलता है कि भैया जबान को पकड़ लो। जी। वो जबान ही है जो पेट को बर्बाद कर रही है। टेस्ट के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड, कंट्रोल दी टेस्ट एंड टंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने ये ऑनर दिया। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, और बहुत बहुत शुक्रिया। पेट सिर्फ खाना नहीं, हमारी जिंदगी के उसूल भी डाइजेस्ट करता है। गलत आदत, फिर चाहे एक छोटी मिर्ची हो या एक लेट नाइट प्लेट, अंदर जाके कहीं ना कहीं अपनी कीमत जरूर लेती है। इसलिए खाने को जल्दी में मत खाओ, आदतों को हल्के में मत लो, और सेहत को तकदीर पर मत छोड़ो। खाना इबादत है, और इबादत हमेशा साफ नियत से होती। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।